Okay, students, so welcome to the session. From today onwards, what we are going to do is going to discuss some of the previous year questions from JEE main. तो अभी हम लोगों ने टॉपिक में मूल कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है, तो अब क्या करने जा रहे हैं कि मूल के जो भी लास्ट के 5 इयर्स अपन क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे 2019 के बाद वाले, क्योंकि 2019 से पहले के जो पैटर्न थे और उसके बाद का जो पैटर्न है, अभी हमें मेनली लास्ट के 5 इयर्स के पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर जेई मेन, क्योंकि हर 5 इयर्स में आपने देखा होगा कि जेई अपने पैटर्न को चेंज करता है। खैर वो अलग बात है। 19 से लेकर 23 तक के सारे क्वेश्चंस अपन इसमें इंक्लूड किया है और उसको डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम डैट स्टूडेंट्स, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट यहाँ से करने का कोई मतलब नहीं है। आप पहले लेक्चर्स देख लो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना। अगर पहले से पढ़ा हुआ है आपका, तो करना क्या है, रिवीजन के लिए अगर आप सारे टेक्निक्स लगा लो, एट द एंड ऑफ द डे जो टेक्निक अपने को लगाना है वो यही लगाना है कि अपने को PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए, इसमें सबसे अच्छी फ़ायदा ये हो जाएगा अपने को कि पूरा का पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। जहाँ जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उतने डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट ब्रीफली अपन इसको टच करते हुए चलेंगे। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स क्वेश्चन अपने को दिया है, और क्वेश्चन बिल्कुल रैंडम आएगा यहाँ पे, क्योंकि अपन ने ईयर वाइज अरेंज किया है। तो आप सारे ही वेराइटीज़ के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 4-5 क्वेश्चंस में ही बहुत सारे टॉपिक्स आपके निकल जाएंगे, ठीक है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल इन मीथेन इज, परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है कार्बन का बाई मोल इन मीथेन इन। देखिए, जनरली जब ये परसेंटेज कंपोजिशन वाला क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन का जो खूबी है मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली जो परसेंटेज कंपोजिशन वाला क्वेश्चन आता है वो मास के ऊपर आता है, और कई बार बच्चे ऐसी गलती करते हैं इसमें कि परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए वो यूज कर लेंगे कि सर मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन बाई टोटल मास। अपने को पता तो होना ही चाहिए क्या करना है, बट साथ में क्या नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए। टोटल मास किसका, उस गिवन कंपाउंड का, इनटू 100। ऐसा काम जब आप करोगे तो मास ऑफ कार्बन कितना होगा, CH4 है, मीथेन का मतलब क्या हुआ, CH4। CH4 में मास ऑफ कार्बन हमारे पास 12 है, टोटल मास 16 है, इनटू 100 किया, इसको लेके आगे बड़े सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा 75%। और 75% आपका ऑप्शन में वेट कर रहा है। जैसे ही इस पर टिक करोगे -1 लेके बैठ जाओगे, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ के कई बच्चे लग जाएंगे। इसने क्या बोला, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल, और इस पे ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि जनरली हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वो मास के परसेंटेज कंपोजिशन पे बात करते हैं, क्योंकि पूरा इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सब उस पर ही डिस्कस होता है। तो कई स्टूडेंट इसमें निगेटिव कर सकते हैं। तो पहली बात, ये काम तो अपने को करना नहीं है, ठीक है ना। क्या काम करना है ये समझते हैं। इसने परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है स्टूडेंट्स, लेकिन मोल का कोई सा भी फॉर्मूला अगर आपके पास है, जैसे आज मीथेन अगर CH4 आपके पास फॉर्मूला है, तो इसके स्टोइकोमेट्री की बात करिए, क्योंकि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम ही रहने वाला है। एंड वी आर अवेयर कि जो फॉर्मूला है उसमें जो भी नंबर्स आप लगाते हैं उसकी एटॉमिसिटी के लिए, वो मोलर रेशियो को प्रोवाइड करता है। मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन 1:4 मोल्स के रेशियो में कंबाइंड हुए होंगे। 1 मोल कार्बन का और 4 मोल हाइड्रोजन का। अब जैसे आप परसेंटेज कंपोजिशन मास का निकालते हैं, वैसे ही परसेंटेज कंपोजिशन मोल का निकाल दीजिए। कहानी वही रहेगा, बस मास की जगह मोल ले लिया। तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 1 बाई टोटल मोल 1 + 4 इंटू 100। वही कहानी किया, मास की जगह अपन ने क्या ले लिया, मास की जगह मोल ले लिया। तो फाइनली ये आ जाएगा हमारे पास 20%। तो 20% कंपोजिशन इसका है बाई मोल। जाहिर सी बात है, अगर 20% कंपोजिशन मोल का है कार्बन का, तो बाकी का जो कंपोजिशन बचा 80% वो किसका है, हाइड्रोजन का। वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। खैर यहाँ पे अपने को कार्बन से पूछा था स्टूडेंट्स, तो क्या काम नहीं करना है वो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट्स, बेसिक ही है ये वैसे देखा जाए तो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला कि आपको कि 5 मोल्स AB2 का वेट 125 इंटू 10⁻³ kg है, और 10 मोल्स A2B2 का वेट 300 इंटू 10⁻³ kg है। तो मोलर मास A और B का बताइए kg पर मोल में। जनरली हम लोग जो मास लेके चलते हैं, मोल लेके चलते हैं, वो ग्राम के टर्म्स में लेके जनरली
काम करते हैं, बट इन्होंने केजी दिया है, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को दो सब्सटेंस इन्होंने दिया, एक तरफ इन्होंने दिया है AB2 और दूसरी तरफ इन्होंने दिया है A2B2, और इससे रिलेटेड कुछ डेटा है, उस डेटा से हमें इसके एटॉमिक मास तक पहुंचना है स्टूडेंट्स, ठीक है। डेटा ये कहता है कि 5 मोल अगर आप AB2 का लेते हैं तो उसका वेट ग्राम में, केजी में इन्होंने दे रखा है, तो 125 इंटू 10⁻³ kg दे रखा है, 125 इंटू 10⁻³ kg दे रखा है। और AB2 के लिए जो 10 मोल है, उस 10 मोल का वेट दे रखा है 300 इंटू 10⁻³ kg। मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप पहले तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो ग्राम के टर्म्स में कितना आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 ग्राम आ गया, और इधर अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 300 ग्राम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं 5 मोल AB2 के लिए। 5 मोल AB2 का मतलब क्या हुआ कि 5 में आपने इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि मास इन ग्राम इज व्हाट, द नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स 5, मोलर मास। अब ए और बी का हमें एटॉमिक मास ही तो नहीं पता है, और वही वो पूछ रहा है कि मोलर मास बताइए ए और बी का। तो ए और बी के मोलर मास को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। मान लिया कि ए का जो मोलर मास है वो x है और बी का मोलर मास y है। अब इसको लेके बढ़ेंगे, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, कहानी खत्म है, ठीक है ना। तो 5 मोल AB2, 5 मोल AB2 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, AB2 का पहले तो मोलिकुलर वेट निकालो, क्या हो जाएगा x + 2y, ये इसका मोलिकुलर मास आएगा। अच्छा, और A2B2 का निकालो, A2B2 का क्या आ जाएगा, 2x + 2y, ये मोलिकुलर मास है। अब मॉलिक्यूलर मास में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 125, इस मॉलिक्यूलर मास में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 300, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि इसको चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ x + 2y = 25, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते, तो इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ अगर बात करें तो 2x + 2y से क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 30। इसको और सिंपल किया तो x + y से बना 15, ये बना हमारा इक्वेशन 2। नाउ 2 अननोन्स वी हैव x एंड y एंड 2 इक्वेशंस वी हैव। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा, 1 में से 2 को या 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। चलिए 2 को लेके आइए, इधर 2 को लेके आएंगे तो ये बनेगा x + y = 15, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई द मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे यहाँ पे, सबसे अच्छा रहेगा x हमारा कैंसिल हो जाए, y की वैल्यू निकल जाए। तो अगर इस हिसाब से देखें हम लोग, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, x तो कैंसिल हो गया, 2y - y कितना आया y, एंड y की वैल्यू 25 - 15 यानी कि 10 आ गया। सो द पॉइंट इज कि y 10 है, y का वैल्यू यहाँ जैसे ही डाला तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 x वी हैव 5। तो ये जो आपको मिला ना, वो एटॉमिक मास मिल गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि A का एटॉमिक मास हमारे पास आया है 5 और B का एटॉमिक मास हमारे पास आया है 10। बट कीप इन माइंड, आप किसको लेके चले थे, आपने तो केजी को केजी रहने नहीं दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और ये आपसे जो आंसर पूछ रहे हैं वो केजी पर मोल में पूछ रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, वापस से वो फैक्टर को यहाँ अटैच कर दीजिए। मतलब 5 × 10⁻³ और फिर से 10 × 10⁻³ इतना केजी पर मोल हो जाएगा। ऐसे ग्राम पर मोल बोलते हैं, लेकिन अभी क्या बोल देंगे इसको, केजी पर मोल। सो ए 5 × 10⁻³ एंड B is 10 × 10⁻³। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो बेसिक ही था, मतलब सबसे पहले ही कॉन्सेप्ट जो अपन ने सीखा मोल में, बस उसी का अप्रोच लगाना था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन था ये, आगे बढ़िए, थर्ड में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख के आपको ध्यान में आ गया होगा कि स्टोइकोमेट्री पे बेस्ड है, और स्टोइकोमेट्री में जो लास्ट टाइप अपन ने पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक रिएक्शन है, वैसे तो जनरली उसको रिएक्शन देना नहीं चाहिए था, सीधा बोलता अमोनिया का फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन इतना पॉपुलर है कि आपको खुद से इक्वेशन लिख पाते। अपार्ट फ्रॉम डैट उसको बैलेंस नहीं करना चाहिए था, बट उसने बैलेंस भी करके दे दिया, मतलब आपका काम को ज़्यादा ही आसान कर दिया। तो N2 + 3s2 और 2ns3। स्टोइकोमेट्री क्या आ गए, 1, 3 और 2। 1, 3 और 2 के अकॉर्डिंग अगर चलें स्टूडेंट्स, 1, 3 और 2 के अकॉर्डिंग चलें, और मैं आपको बोलूं कि क्या मास आप बता सकते हैं क्या, तो बोलेंगे हाँ सर, 1 के लिए 28 ग्राम, 3 मोल हाइड्रोजन मतलब कितना हो गया, 6 ग्राम।
और यहाँ 17 इंटू 234 ग्राम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास साथ में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों को ये फॉलो कर रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये तो हमें इक्वेशन से ही पता चल गया कि ये रिएक्शन किस नेचर से प्रोसीड करेगा आगे। नाउ द पॉइंट इज, इसने बोला है कि डाई हाइड्रोजन किस में एज अ लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको दो दो कंपोनेंट्स देते हैं, सब में देखिए दो दो कंपोनेंट दिया है रिएक्टेंट का, एक कंपोनेंट पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा और दूसरा अनरिएक्टेड रह जाएगा। अगर ऐसा केस आता है तो जो अनरिएक्टेड रह गया वो तो ठीक है, अनरिएक्टेड किसके कारण रहा, दूसरे वाले के कारण, तो उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो व्हाट वी नीड टू डू कि वन बाय वन सारे ऑप्शंस अपने को चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन यही है 28 ग्राम एंड 6 ग्राम, तो ये तो बिल्कुल सही है, रिएक्शन प्रोसीड करेगा, कोई लिमिटिंग विमिटिंग वाला केस नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 ग्राम और 4 ग्राम। अब आप जरा देखो स्टूडेंट्स, इसको जैसे ही 14 ग्राम किया और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसको 4 ग्राम कीजिए, मैं ऑप्शन बी को चेक कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन बी को चेक कर रहे हैं अपन। 14 ग्राम और 4 ग्राम आपका खुद ही सेंस काम करेगा। 28 से 14 किया तो यहाँ पे कितना चाहिए, 3 ग्राम ही चाहिए, और 3 ग्राम अगर चाहिए तो इसका 1 ग्राम अनरिएक्टेड रह गया, और जिसका अनरिएक्टेड रह जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बोलते। तो इस केस में इस जगह पे LR यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, N2 है। हाइड्रोजन तो अनरिएक्टेड रह गया, तो क्या दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा क्या, नहीं। आगे बढ़ता है, ये बी ऑप्शन को अपन ने चेक कर लिया। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। इन्होंने कहा 56 ग्राम लाइए नाइट्रोजन, ठीक है, और साथ में 10 ग्राम लाइए हाइड्रोजन को। अब आप खुद सोचो, 28 का डबल 56, 6 का डबल क्या, 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुझे 12 ग्राम का रिक्वायरमेंट है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इन्होंने 56 ग्राम नाइट्रोजन दे दिया है, 10 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया है। तो अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो 56 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए, 12 ग्राम चाहिए, लेकिन दिया कितना है इसने, 10 ग्राम। जब ऐसा केस होता था तो मैंने क्या बोला था, रिएक्शन को पीछे की तरफ सोचना चालू करिए। पीछे की तरफ सोचने का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली इस जगह पे अपने को करना ये होगा कि 12 ग्राम चाहिए था लेकिन आपने कम दिया है, और अगर आपने कम दिया तो आप लिमिटिंग हुए, मतलब अभी वो वैल्यूज तो पूछ नहीं रहा है, सिर्फ लिमिटिंग पूछ रहा है। तो आप खुद सोचो ना यार, क्या इस बार ये एक्स्ट्रा है या आप कह सकते हैं अमाउंट में थोड़ा सा डेफिशिएंसी है, अमाउंट में डेफिशिएंसी है। यहाँ एक्स्ट्रा था, तो जो एक्स्ट्रा होता है वो लिमिटिंग नहीं होता, और जो कम पड़ जाता है उसको लिमिटिंग कहते हैं। तो 56 ग्राम पूरा का पूरा कंज्यूम करने के लिए आप खुद कम पड़ गए, 12 ग्राम से काम चलना चाहिए था, आपने 10 ग्राम ही दिया, तो बेसिकली आप क्या हुए, लिमिटिंग रिएजेंट हुए, ठीक है ना। तो इस वाले केस में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन है, हाइड्रोजन। समझ गए। तो ऐसे करके आप चेक कर लोगे, बाकी जब अपने को ऑप्शन पता चली गया, आप वैसे ये ट्रायल करके देख लेना खुद से डी वाला, बट अभी के लिए जो हमारा आंसर है वो सी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में देखिए स्टूडेंट्स, फिर वापस से कहानी स्टोइकोमेट्री का है, लेकिन थोड़ा सा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है ये, और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। मेरे को लगता है अभी तक जितने क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है ये, और फ्रिक्वेंटली इसके ऊपर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हर कॉन्सेप्ट में आता रहता है। बोल रहा है कि एक टेम्परेचर और इस प्रेशर पे 10 ml हाइड्रोकार्बन requires 55 ml of O2 and complete combustion and 40 ml of CO2 is formed. The formula of the hydrocarbon is। Students, ऐसे अननोन हाइड्रोकार्बन वाले क्वेश्चन आप फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर करोगे, आप देखोगे जनरली कि आपको अननोन हाइड्रोकार्बन वाला क्वेश्चन देता है। हाइड्रोकार्बन के लिए मैंने आपको एक बात बताया था, कोई भी हाइड्रोकार्बन है ऑन कंबशन व्हाट इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू, द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है, मान लेते हैं वो अननोन हाइड्रोकार्बन CX और HY है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो ये आपको क्या देगा, CO2 + H2O। आज ऐसा करते हैं अपन, पहली बार इसको समझ लेते हैं, आगे से इसके जो बैलेंसिंग का काम है वो याद ही रखिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए CX + HYO2 CO2 + H2O बनाया, आपको पता चल रहा है क्या इस जगह पे अगर हमें इसको बैलेंस करना होगा तो क्या काम करेंगे। और मैंने पहले भी आपको अलर्ट किया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन की बैलेंसिंग में पहले कार्बन को बैलेंस करो, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाया, X लगाया इस जगह पे, देखते रहिएगा। HY है तो इस जगह पे क्या लगाया अपन ने, Y/2, क्योंकि Y/2 करेंगे तभी Y के इक्वल होगा। ऑक्सीजन काउंट करो 2X यहाँ पे, और इस जगह पे कितना आया, Y, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हुआ, 2X + Y। फिर इस जगह पे ऑक्सीजन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोग 2X + Y लगा देते हैं, नहीं 2X + Y और फिर उसका भी हाफ, 2X + Y/2।
2 करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ना, है ना। अब देखो यार, एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आया, आपने यहाँ y/2 लगाया, तो y/2 से ये y हो गया, ठीक है ना। तो x के लिए, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये अपने को मिलेगा, ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है तो 2x और प्लस हाइड्रोजन अपन ने लगाया y/2, तो y/2 सही है, ये y/2 होगा ना कि y, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ये CO2 प्लस H2O था, आप ऑक्सीजन पे फोकस करो। H2O से पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने y/2 लगाया, सही बात है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लगाया, लेकिन ऑक्सीजन इस चक्कर में कितना हो गया, y/2, तो 2x प्लस y/2 ये टोटल ऑक्सीजन का अमाउंट आया। मतलब इस जगह पे जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 2x प्लस y/2, 2x प्लस y/2 और फिर उसका भी हाफ, क्योंकि उसका हाफ करेंगे तब तो 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल हो जाएगा, तो 2x प्लस y/2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये आएगा। आज के लिए पहली बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे से आप ध्यान में रख लेंगे। 2x प्लस y/2 जब आप करोगे तो ये एक्चुअली में हो जाता है 4x प्लस y/4, इसको वापस से तोड़ दिया तो आ गया x प्लस y/4। आगे से हमें जो मेन मामला ध्यान में रखना है वो इस बॉक्स में मैं बना रहा हूँ, आपको याद रखना है। कभी भी किसी अननोन हाइड्रोकार्बन CXHY के लिए क्या करना है, ऑक्सीजन की जगह पे क्या लगाएंगे, x प्लस y/4, ये इसका स्टोइकोमेट्री है, किसका, ऑक्सीजन का। और यहाँ पे क्या है, XCO2 प्लस y/2 H2O, समझ गए क्या। तो कोफिशिएंट्स पे आप जरा गौर करिए, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 1, इस जगह पे कोफिशिएंट कितना x प्लस y/4, x प्लस y/4 है ये, ठीक है ना। इस जगह पे कोफिशिएंट कितना x और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना y/2। क्या आपको सबके कोफिशिएंट्स मिले कि नहीं मिलेंगे, मिल गए। अब देखिए, इन्होंने कुछ डेटा जरूर दिया होगा। डेटा क्या दिया इसने कि 10 ml हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का अमाउंट 10 ml दिया, रहने दीजिए, मतलब इसका जो 1 मोल है वो 10 ml के इक्वल चल रहा है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। 55 ml ऑफ CO2 एंड 40 ml ऑफ 55 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड 40 ml ऑफ CO2, यानी ऑक्सीजन का अमाउंट हमें दिया हुआ है 55 ml और साथ में CO2 का अमाउंट अपने को दे रखा है 40 ml, CO2 का अमाउंट दे रखा है 40 ml, ठीक है ना, ये दे रखा है, और H2O का तो कुछ दिया नहीं है। अब ध्यान देना स्टूडेंट, एक मिनट, x डायरेक्टली पता चल रहा है कि 40 है, x डायरेक्टली पता चल रहा है कि 40 है, और ml का मतलब वॉल्यूम दिया है। और वॉल्यूम के लिए याद करिए, हम लोग जैसे मोलर रेशियो को करते थे ना, कि ये 2:3 का रेशियो है, 1v 2v 3v 4v ऐसे करके, तो ये वॉल्यूम का अमाउंट दिया है, आप रेशियो पे पहुंच जाओ तो मोल मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है ये 4 से 40 बन गया हो या 5 से 40 बन गया हो, जो भी है अपने को सिंपलेस्ट करना है। तो मेरा आपसे ये कहना है, x प्लस y/4 55 है, इस जगह पे सॉल्व कर लेते हैं अपन। x प्लस y/4 अपने पास 55 है, ठीक है ना, और इसमें x दिख ही रहा है 40, तो 40 प्लस y/4 इज इक्वल टू 55। यहाँ से पता चला कि y इज इक्वल टू 15 इंटू 4 मतलब 60। तो देखिए y की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया 60, और हमें पता है यहाँ पे ये वेपर के फेज में निकल रहा है, तो अल्टीमेटली H2O के लिए जो अमाउंट आएगा y वो 60, तो y/2 कितना, y/2 कितना 60/2 यानी कि 30। तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ निकल के सामने आ रहा है कि x 40 है और y/2 30 है ना, y/2 30 है। तो इसको सिंपलेस्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 4:3, मतलब इसका 4 भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका 3 भी पार्टिसिपेट कर रहा है। बट ये तो x का इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको कि x 4 है, और y/2 का इन्फॉर्मेशन इसने दिया है आपको, तो y क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y हो जाएगा 6। तो x कितना 4 और y कितना 6, ये 4:6 वाला काम चल रहा था, 4v 6v 40 ml उधर 60/2 यानी 30 ml। सो अपने को हाइड्रोकार्बन के लिए तो x और y अपन ने एज्यूम करा है, तो x और y के लिए क्या आ जाएगा C4H6, ठीक है ना, C4H6 दिया है क्या, हाँ ये है ना, डी ऑप्शन। तो ऐसे अननोन हाइड्रोकार्बन्स के लिए हर बार ये कॉन्सेप्ट लगाइए कि y की जगह ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट होता है वो x प्लस y/4 होता है, और मेनली यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन वाला कोफिशिएंट से ही अपन आंसर पे पहुँच पाते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चलिए 5th नंबर।
फिफ्थ में बोल रहा है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज फॉर द रिएक्शन। मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, सारे ही ऑप्शंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रखा है और बोल रहा है कि 1 ग्राम के लिए आप कितना ऑक्सीजन लोगे। आयरन का भी 1 ग्राम लो, मैग्नीशियम का भी 1 ग्राम लो, इसका भी 1 ग्राम, इसका भी 1 ग्राम, सबका 1 ग्राम लो और चेक करो कि ऑक्सीजन कितना चाहिए। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि 1 बाय 1 सारे ऑप्शन को ही चेक करना पड़ेगा अपने को। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद आप समझते रहिएगा कैसे काम करेंगे। 2 mg प्लस O2, ऑप्शन बी को देखिए, 2 mgO आया, ठीक है ना। अब आप एक बात बताओ यार, यहाँ से स्टोइकोमेट्री तो दिखी गई आपको, तो ग्राम क्वांटिटी बताओ। ग्राम क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 2 × 24, तो ये आ गया 48 ग्राम इसका, 32 ग्राम इसका, 2 × mgO, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 5 3 8 80 ग्राम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ये फॉलो कर ही रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 48 ग्राम मैग्नीशियम जब लेते हैं तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और 80 ग्राम MgO देता है। क्वेश्चन ने कहा सारे ही रिएक्शंस में आप ऐसे चेक करो कि 1 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए अभी फिलहाल चाहिए 32/48 ग्राम। देखो ना, 48 से 32, तो 1 ग्राम से 32/48। ऐसे करके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8/12 आया और मतलब यहाँ से अगर अपन देखें तो 16 से 2/3 आया। तो 2/3 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए। ऐसे ही आपको चेक करना है 1 ग्राम आयरन के लिए, 1 ग्राम C3H8 के लिए, 1 ग्राम फास्फोरस के लिए। इन सब के लिए चेक करिए, कैलकुलेट करिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन होगा। अभी के लिए फिलहाल मेरे को लगता है इसमें जो आंसर होना चाहिए वो A होना चाहिए। बाकी आप खुद से चेक कर लो, इतना कैलकुलेशन में टाइम अपन नहीं लगाएंगे, मैंने हिंट आपको दे दिया इसके लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सिक्स्थ में देखिए फिर से कौन सा आ गया, अननोन हाइड्रोकार्बन वाला क्वेश्चन आ गया। अननोन हाइड्रोकार्बन जैसे ही आया तो हम लोग अपना इक्वेशन लिख के बैठ गए कि CXHY प्लस O2 CO2 प्लस H2O। और आपको पता है कहाँ क्या कॉफिशेंट लगना है, x लगेगा, y/2 लगेगा, x + y/4 लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अननोन हाइड्रोकार्बन वाला है, बट इतनी जल्दीबाजी नहीं करिए, पहले पूरा क्वेश्चन देखिए कि क्या कहना चाह रहा है, क्या पता उसकी जरूरत ना पड़े। देखो बोल रहा है कि 25 ग्राम ऑफ एन अननोन हाइड्रोकार्बन अपॉन बर्निंग प्रोड्यूसेज 88 ग्राम CO2। इसने दे दिया 88 ग्राम और वाटर कितना दिया है, 9 ग्राम। दिस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेंट्स, तो ये जो अननोन हाइड्रोकार्बन है इसमें कितने ग्राम कार्बन और कितने ग्राम हाइड्रोजन है ये बताना है, ठीक है ना। ये पता है कि ये 25 ग्राम है, बट 25 ग्राम में 20 ग्राम कार्बन हो सकता है, 3 ग्राम हाइड्रोजन हो सकता है, 24 हो सकता है, 1 हो सकता है। देखिए सबको ऐड करके 25 ही आ रहा है, तो आपको एग्जैक्टली वहाँ पहुँचना पड़ेगा। और अब हाइड्रोकार्बन कुछ भी हो सकता है यार, वो अल्केन होगा, अल्कीन होगा, अल्काइन होगा, अपने को क्या पता। अपन नहीं समझ पा रहे हैं उसको कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है। अगर पता होता कि कौन है तो अपन रेशियो के अकॉर्डिंग काम कर लेते, लेकिन यहाँ तो रेशियो नहीं निकाल सकते, है ना। तो इसलिए आपको ये हिंट दिया है, यहाँ CO2 है, यहाँ H2O है। आपको यही पता करना है ना कि कार्बन कितना ग्राम है। जितने ग्राम भी कार्बन होंगे वो उठ के यहाँ आया है, और जितने ग्राम भी हाइड्रोजन होंगे वो उठ के यहाँ आया है। और हमें पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिजिकल चेंज में जो मास है वो कंजर्व रहता है, तो मास तो कंजर्व रहने ही वाला है। तो हम लोगों को करना ये चाहिए कि ये जो CO2 88 ग्राम है, क्यों ना इसमें कार्बन के अमाउंट को कैलकुलेट कर लें, क्योंकि कार्बन इसके अलावा कहीं नहीं है। क्यों ना इसमें हाइड्रोजन के अमाउंट को कैलकुलेट कर लें, और दोनों का अमाउंट जैसे ही मिल गया, ऑक्सीजन में मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो भी सकता था, लेकिन दोनों का अमाउंट जैसे ही मिला कार्बन का और हाइड्रोजन का, तो वो यहीं से तो आया है, और कहाँ से आया है ना। सो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, देखिए पहले CO2 को एनालिसिस करो। CO2 को तुमने तोड़ा C2O में, है ना, CO2O में तोड़ दिया। कार्बन कितना 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम, तो 12 + 32 से कितना आया 44 ग्राम। तो हमें पता है ना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से कि ये इसी रेशियो में पार्टिसिपेट करेगा और वही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, 12 32 44। बताइए क्वेश्चन ने कितना ग्राम CO2 फॉर्म कराया है, 88 ग्राम। तो 88 ग्राम इसको होने के लिए ऑक्सीजन कितना होना चाहिए था, जस्ट डबल 64 ग्राम, और ये कितना होना चाहिए था 24 ग्राम। ऑक्सीजन से तो मतलब नहीं है अपने को, कार्बन से मतलब था। कार्बन 24 ग्राम होगा, क्योंकि 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम, तो 88 ग्राम में 24 ग्राम। तो क्या कार्बन का अमाउंट मिल गया आपको 24 ग्राम।
अब 24 ग्राम कार्बन का अमाउंट मिल गया, हाइड्रोजन को क्या ही कैलकुलेट करना है, इसने बोला तो हाइड्रोकार्बन 25 ग्राम है, तो ये अगर 24 ग्राम तो हाइड्रोजन कितना आएगा 1 ग्राम। बाकी आप अपने तसल्ली के लिए कैलकुलेट करके देख लो, H2O में भी रेशियो आ जाएगा 1:8 का, वैसे आप काम कर लेना। तो फाइनली इस जगह पे हमें 24 ग्राम ये जो हाइड्रोकार्बन है, पता नहीं जो भी है, इसके अंदर 24 ग्राम कार्बन है और 1 ग्राम हाइड्रोजन है। ऐसे करके अपने को पता चला कि आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अननोन हाइड्रोकार्बन था, बट अपने को बैलेंस नहीं करना पड़ा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने पास स्टूडेंट 7th नंबर। इसमें बोल रहा है कि द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 445 ग्राम C57H1 दिस रिएक्शन दे दिया है, स्टोइकोमेट्री वाला क्वेश्चन है। PYQ में हम लोगों ने सारे ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बार बार रिपीटेशन होगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। अगर आपको लगता है, खुद से पहले ट्राई करो, अगर हो रहा है तो सही है, आगे बढ़ जाओ। फिर उसके बाद ये रिएक्शन दे दिया है, और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है कि बताइए अगर आपको 445 ग्राम ये दिया जाए, ये जो भी सब्सटेंस है, कोई भी हाइड्रोकार्बन टाइप का है वो, तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा मतलब वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो इस रिएक्शन को देखिएगा स्टूडेंट्स, काफ़ी बल्कि रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे अपने को स्टोइकोमेट्री पता चल रहा है कि इसका स्टोइकोमेट्री 2 है, यहाँ 1 नहीं है भाई, 163, 114 और 110, बड़ा ये अजीबोगरीब बैलेंसिंग इसका दे रखा है, बट कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। हमें जो काम करना है स्टोइकोमेट्री में, जिस दो के बारे में पूछता है उन्हीं दोनों के ऊपर फोकस रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किन दो के बारे में पूछा इसने, बोला ये हाफ मोल ले लो, हाफ मोल नहीं 445 ग्राम ले लो, सही है। तो 445 ग्राम अगर इस सब्सटेंस का लेते हैं तो पूछ रहा है कि वाटर कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा। मोल का इंफॉर्मेशन तो है ही अपने पास, तो ग्राम से क्यों ना मोल पे चले जाएं। जब ग्राम से मोल पे जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 445 बाई इसका मोलिकुलर मास चाहिए। वैसे ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा लेंदी है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन जब आया होगा तो उन्होंने इसका मोलिकुलर मास दिया होगा, और मोलिकुलर मास जो इसका है वो है 890। बाकी आप कैलकुलेट करोगे तो अच्छी बात है। 445 बाई 890, तो यहाँ से कितना आया, ये आ गया हाफ मोल। तो अब सोचो अगर ये 2 मोल था तो 110 मोल था, तो अगर हाफ मोल कर दिया इस सब्सटेंस को तो ये कितना हो जाएगा, 110/2 इंटू 1/2 या 0.5, जो भी कहना है कहिए। मतलब इतने मोल वाटर प्रोड्यूस होंगे, और इतने मोल वाटर प्रोड्यूस होंगे का ग्राम क्वांटिटी में कन्वर्जन कैसे होगा, 110/2 इंटू 1/2 इंटू वाटर का मास 18। इसको लेके आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको वाटर कितना प्रोड्यूस होगा वो मिल जाएगा, और मेरे हिसाब से ये आता है 495 ग्राम। आप कैलकुलेशन करके वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना। तो 495 ग्राम विल बी द आंसर। स्टोइकोमेट्री पे ही बेस्ड था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चलिए 9 नंबर। इसमें बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, इसमें बोल रहा है स्टूडेंट्स, फिर से वही है आपका स्टोइकोमेट्री वाला क्वेश्चन ही है। द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, नहीं स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है ये, अब अपन आ गए किस पे, कंसंट्रेशन टर्म पे। आप देखिए अभी हम लोगों ने लगभग 9 क्वेश्चंस देखे हैं, और इस 9 क्वेश्चन में ही लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो गए। स्टार्टिंग मोल से ग्राम मोलिकुलर मास होते हुए कहाँ आ गए, कंसंट्रेशन टर्म पे आ गए। देखिए इसने बोला है कि शुगर का अमाउंट बताइए जिसका मोलैरिटी इतना हो, और 2 लीटर सॉल्यूशन अगर बनाना हो तो सॉल्यूशन में शुगर का अमाउंट क्या होगा। बड़ा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होता है। ऊपर में सॉल्यूट का ले लेते हैं और नीचे में क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेते हैं, यही करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ से सबसे पहले आप एक काम करिए, आपको ग्राम क्वांटिटी पूछा है ना, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल के बैठ जाओ। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी दिया है क्या 0.1, और वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना दिया, लीटर में ही 2 दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया 0.2। 0.2 मोल आ गया, 0.2 मोल आ गया अपने को शुगर का। अब शुगर का अगर 0.2 मोल आ गया तो क्या आप ग्राम क्वांटिटी नहीं बता पाएंगे। ग्राम क्वांटिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू मोलिकुलर मास बोल लो, मोलिकुलर वेट बोल लो, मोलर मास बोल लो, जो भी बोलना है, मोलर मास लेके चलते हैं अपन। तो मोल 0.2 और शुगर है C12H22O11, इसका मास रटा हुआ होना चाहिए 342।
तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अल्टीमेटली आंसर जो आएगा 684, 68.4। तो 68.4 ग्राम शुगर उस सॉल्यूशन के अंदर है, तभी 2 लीटर सॉल्यूशन का आया है 0.1 m। ठीक है, तो देखा जाए तो हम लोगों ने आज के सेशन में मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट को टच कर ही लिया है। ठीक है ना, बाकी इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स अगले टर्न पे। ठीक है, ओके, चलो तब तक कंक्लूड करते हैं सेशन को। थैंक यू।